इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है यूएस नेवी के कई सारे ऑफिसर्स को दिखाते हुए जो अपनी फैमिली के साथ एक फेस्टिवल मनाने जा रहे थे और वो मिलिट्री द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। वो सभी लोग धीरे धीरे एक बोट के ऊपर चढ़ने लगे क्योंकि वो पार्टी समुद्र के बीचों बीच थी। अब जैसे ही वो सारे लोग बोट के अंदर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि बोट में मौजूद जितने भी ऑफिसर और जितने भी लोग मौजूद थे सारे के सारे मारे गए। किसी को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो अधमरा हो गया था, पर ये चीजें किसने की और कैसे हुई किसी को कुछ नहीं पता था। जल्द से जल्द सारे लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया और उन्हें किनारे पर लाया गया। कई ऊंचे दर्जे के पुलिस ऑफिसर वहां अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि इस धमाके के अंदर यूएस नेवी के सारे ऑफिसर्स जो उनके लिए काम किया करते थे वो सभी के सभी अपनी फैमिली के साथ मारे गए। यानी कि ये इतिहास का सबसे बड़ा अटैक हो सकता है। इसीलिए अब इस केस के ऊपर डीपली इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई थी। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव्स को अलाउ कर दिया गया था इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब हमें एक सीनियर डिटेक्टिव दिखाया जाता है जिसका नाम डग था। डग को स्पेशली इस केस को सॉल्व करने के लिए अलोकेट किया गया होता है। डग तो तुरंत ही अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने भी लगा। हालांकि उसे वहाँ पर ज्यादा क्लूज नहीं मिलते, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें अपने पास जमा करके रखी थी जिसकी वो रिपोर्ट्स तैयार कर रहा था। अब यहाँ डग को इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उसके एक दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त डग को बता रहा था कि हमें एक और लेडी की डेड बॉडी मिली है जिसकी 30% बॉडी पूरी जल चुकी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमें एक कॉल आया था इसी लड़की के रिगार्डिंग, क्योंकि ये लड़की कई घंटों से अपने घर पर नहीं गई थी और ये कॉल 1 घंटे पहले आया था उस दुर्घटना से। यानी कि इसके पीछे कुछ क्लू हो सकता है जिसका हमें पता करना पड़ेगा। डग को ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो सीधा अपने दोस्त के पास चला गया जहाँ पर उस लेडी की डेड बॉडी रखी गई थी। उस लेडी का नाम क्लेयर होता है जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। लेकिन दुर्घटना होने से पहले कोई उसके बारे में कैसे कॉल कर सकता है। इसी सिलसिले में डग अब क्लेयर के घर पर चला गया था। वहाँ पर उसके फादर से पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं कि क्लेयर कई घंटों से घर पर नहीं आई थी और मैंने कुछ ही टाइम पहले इन्फॉर्म करने के लिए ही कॉल किया था। यहाँ पर डग अब उनके घर की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि डग को ज्यादा बातें पता नहीं चली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की और अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ आ गया। उसने अपनी पूरी टीम को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है कि क्लेयर की धमाके में हत्या नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। और मुझे लगता है कि ये मर्डर होने के बाद सारी बातें छुपाने के लिए वो धमाका भी किया गया, जिससे कि ये पता चले कि क्लेयर उस धमाके में ही मारी गई है। और डग यहाँ पर अपनी टीम को एक और एडवाइस देता है कि जितना मेरा अंदाजा है, अगर हम सब क्लेयर की उस मर्डरर को ढूंढ ले तो शायद उसी ने ही शिप में धमाका कराया होगा। यानी कि हमारा टारगेट सेम ही है। इसीलिए अब हमें वो डीप इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी जिससे कि हम उस मर्डरर का पता लगा पाए। डग ने एफबीआई ऑफिसर्स को ये तक बता दिया था कि क्लेयर की गाड़ी चोरी हो चुकी थी और मुझे लगता है कि मर्डरर ने सबसे पहले क्लेयर की जान ली और फिर उस गाड़ी के अंदर बॉम्ब रख के उस नाव के अंदर भेज दिया, जिससे कि ये पूरा धमाका हुआ है और इतने सारे नेवी ऑफिसर्स मारे गए हैं। एफबीआई ऑफिसर्स को डग की इस इन्वेस्टिगेशन से काफी ज्यादा मदद मिलती है और वो अपने केस के थोड़ा सा आगे पहुंच चुके थे। तभी डग की नजर जाती है एक गाड़ी के ऊपर जो उसके दोस्त लैरी की हुआ करती थी। लैरी कुछ समय पहले डग के साथ ही काम किया करता था, लेकिन अब एफबीआई ऑफिसर से बात करने पर उन्हें ये पता चलता है कि लैरी भी उसी शिप के अंदर मौजूद था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अब उसकी बुरी तरीके से मौत हो चुकी है और उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। इस बात का डग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी मायूस भी हो गया था। लेकिन अब एफबीआई का एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम पॉल होता है, वो डग के पास आकर उसे ऑफर दे रहा था कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए। यानी कि डग जो एक नॉर्मल डिटेक्टिव होता है उसे एफबीआई में शामिल होने का मौका मिल रहा था, क्योंकि पॉल को पता होता है कि डग ने जो रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं वो हमारे ऑफिसर्स में से कोई नहीं कर सकता और साथ ही साथ डग इस पूरी जगह से वाकिफ है। यानी कि वो हमारी काफी अच्छी मदद कर सकता है केस को सॉल्व करने में। डग ने भी इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और पॉल की टीम में यानी कि एफबीआई में शामिल हो गया। पॉल अब डग को अपनी एक बहुत ही सीक्रेट टीम के पास लेकर आता है जिनके पास काफी एडवांस गैजेट्स थे। वहाँ सारे टीम मेंबर्स के सामने काफी सारी स्क्रीन्स लगी गई थी और उन्होंने यहाँ पर स्नो व्हाइट नाम का एक बहुत ही एडवांस सिस्टम बनाया था। दरअसल स्नो व्हाइट सिस्टम की खासियत ये होती है कि ये किसी भी इंसिडेंट की 4 दिन पहले के फुटेजेस दिखाता था। यानी कि इस सिस्टम की मदद से किसी भी इंसान का 4 दिन पहले का पास देखा जा सकता था। डग को ये बात एकदम मजाक
खतरनाक लगती हैं क्योंकि ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन पॉल और उसके सारे टीम मेंबर्स उसे रियलाइज कराते हैं कि ये सच है, हमने ये सिस्टम बनाया ताकि मुजरिमों का पता लगाया जा सके। साथ ही साथ ये सारी चीजें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हैं, तुम इन बातों के बारे में किसी को नहीं बता सकते। डग तो अब उस स्नो वाइट सिस्टम के बारे में और भी ज्यादा जानने लगा। हालांकि इतने ज्यादा फायदे होने के कारण इसका एक ड्रॉबैक भी है। 4 दिन पहले पास्ट में जाने के बाद वो किसी भी सीन को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अगर एक दिन से दूसरे दिन में जाना है तो पूरी रात वेट करना पड़ेगा उस वीडियो फुटेजेस को देखकर, यानी कि उसके अंदर कोई भी मैन्युअली कंट्रोल करने का बटन नहीं है। और अब इसी स्नो वाइट सिस्टम की मदद से वो सभी चाहते थे कि हम 4 दिन पहले का सीन देखें जब ये पूरा ब्लास्ट और धमाका हुआ था, और हमें कातिल के बारे में भी पता चलेगा जिसने क्लेयर का मर्डर किया है। हालांकि फिलहाल के लिए डग ने ये बताया है कि वो मर्डरर सेम ही है जिसने की धमाका किया और क्लेयर की जान ली। तो सारे ऑफिसर्स अब डग से ही पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। डग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताता है कि हमें सबसे पहले क्लेयर के घर जाना चाहिए, जहां पर शायद उसकी कार के साथ छेड़खानी की जाए। लेकिन अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 4 दिन तक मर्डर का इंतजार करते रहें। इससे अच्छा डग ने एक और आइडिया दिया कि हमें क्लेयर के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस मर्डरर ने सबसे पहले क्लेयर को किडनैप किया था। और अगर हम क्लेयर को ट्रैक करते रहें और उसकी लाइफ में जरा भी चेंजेस आती हैं तो हम समझ जाएंगे कि वही मर्डरर है और उसने ही उसे किडनैप करके वो धमाका किया है। डग की बात सारे ऑफिसर्स को काफी ठीक लगती है, इसीलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके क्लेयर के पास्ट में चले जाते हैं जब वो धमाके में मारी नहीं गई थी और जिंदा थी। ये पूरा सिस्टम इतना हाईली एडवांस होता है कि सारी चीजें एकदम रियलिटी में दिखाई दे रही थी। डग भी इन चीजों को देखकर एकदम चौंक गया था, क्योंकि उसे कभी नहीं रियलाइज होता कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती हैं। अब वो लोग लगातार हर एक सेकंड क्लेयर का पीछा करने लगे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, ताकि उस मर्डरर का अच्छी तरीके से पता लगाया जा सके। और अगर पता लगेगा तो वो सभी FBI ऑफिसर उसे जाकर पकड़ भी लेंगे। वो सभी लगातार क्लेयर के हर एक मोमेंट पर नजर रख रहे होते हैं कि वो अपने घर में क्या करती थी और आखिरकार उसके ऊपर हमला किसने किया। तभी डग यहाँ पर नोटिस करता है कि क्लेयर महसूस कर पा रही है कि उसके आसपास कोई तो मौजूद है, यानी कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। तभी डग ने बाकी ऑफिसर से पूछा कि क्या डग हमें देख सकती है। तब ऑफिसर्स ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम डग को देख सकते हैं लेकिन डग जो अपने पास्ट में मौजूद है और जिंदा है वो हमें कभी नहीं देख सकती। जिसके बाद डग अब लगातार क्लेयर के हर एक मोमेंट पर नजर रखता है। उसे तो एक समय पर क्लेयर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि क्लेयर मर चुकी है और ये उसका पास्ट है। डग की पूरी टीम अब लगातार क्लेयर पर नजर रखती जा रही थी, जहाँ पर उन्हें पता चला कि क्लेयर अब एक अपने फ्रेंड की पार्टी में गई है। क्लेयर लगातार एंजॉय करती जा रही थी, तभी उसे एक अननोन कॉल आता है। ये अननोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जिसने कि वहां पर ब्लास्ट किया होता है। क्लेयर तो उस आदमी से बात करने के लिए बाहर चली गई, जहां पर वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है जिसे कि तुमने वेस्ट साइड पर सेल करने के लिए डाला था। हालांकि क्लेयर को ये बेचना होता है लेकिन इस वक्त वो फ्री नहीं है, इसीलिए वो कह रही थी कि मैं तुमसे कल आकर मिलती हूँ। वो दूसरा आदमी यानी कि बॉम्बर तुरंत ही क्लेयर से उसका एड्रेस पूछता है ताकि वो उस लोकेशन पर मिल सके। क्लेयर ने वो सारा एड्रेस प्रॉपरली बता दिया था। वहीं अब डग और उसकी पूरी FBI की टीम इस बात पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगती है कि वो फोन कॉल किसने किया था। उन्होंने अब लगातार अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से उस फोन कॉल को ट्रैक किया और ये पता लगाया कि ये किस लोकेशन से आ रहा है। उन्होंने उन सारे लोकेशन के वीडियो फुटेजेस भी एक्सेस कर लिए होते हैं जिससे कि वो सभी लोगों को देख पा रहे थे। अब उन्हें इन सारी चीजों में एक आदमी दिखाया जाता है जिसने की अजीब तरीके का बैग रखा हुआ था। डग को इस बैग के ऊपर काफी शक होने लगा, इसीलिए उसने अपनी टीम से कहा कि पता लगाओ कि इस बैग के अंदर है क्या, और ऐसा सेम बैग क्या उस शिप पर भी मौजूद था जब वो धमाका हो रहा था। जब सारे ऑफिसर्स अपनी इस इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देते हैं और बाद में पता लगाते हैं तो वो डग की बात सही कहते हुए बताते हैं कि ऐसा सेम बैग उस शिप में भी मौजूद था, यानी कि हो ना हो उस बैग के अंदर बॉम्ब होता है और उसे वही मर्डरर ने रखा था। अब तो सारे पुलिस ऑफिसर्स उस मर्डरर को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लूज लगातार मिलते जा रहे थे। उन सभी को इस बात का अंदाजा तो लग चुका था कि उन्हें किसका पीछा करना है, और वही मर्डरर है जिसने की क्लेयर का मर्डर किया और शिप के ऊपर इतने सारे नेवी ऑफिसर्स की धमाके में जान ली। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सब अपने स्नो वाइट सिस्टम पर उस आदमी का चेहरा सिर्फ 7 घंटे बाद ही देख सकते थे, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का ऑप्शन ना होने के कारण वो आगे या पीछे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए उन्हें हर एक सेकंड देखना पड़ेगा और उस मोमेंट का आने का इंतजार करना पड़ेगा जब वो मर्डरर उनके सामने आकर अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट कर सकता था। वो सभी लोग तो अब लगातार उस मोमेंट का वेट करने लगे होते हैं। डग और उसकी पूरी टीम क्लेयर को देख रही होती है और उसके सारे काम पर नजर रखती है। तभी
तभी डग के हाथ में एक लेजर लाइट थी और वो स्क्रीन के ऊपर क्लेयर के घर में उसे मारता है। तभी क्लेयर की नजर अचानक उस लेजर की तरफ गई जो ऊपर की तरफ देख रही थी। इस बात से डग एकदम शॉक हो गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो पास्ट की सीन्स हैं और यहाँ पर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आखिरकार डग जब भी क्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी। इस बात से डग को बहुत ज्यादा शक होने लगा। वो इसीलिए परेशान था क्योंकि FBI की टीम ने उसे सिर्फ इतना बताया होता है कि इस सिस्टम का यूज करके हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, यानी कि उस जगह से वो हमें बिल्कुल नहीं देख सकती। लेकिन डग ने तो एक्सपीरियंस किया कि क्लेयर हर बार उसकी तरफ ध्यान दे रही है, इसीलिए वो सारे FBI ऑफिसर से पूछने लगा कि मुझे सच्चाई बताओ, मुझे ये जानना है कि आखिर तुमने मुझसे क्या छुपाया है। तब जाकर FBI ऑफिसर्स को ये बात बतानी पड़ती है कि ये सिर्फ थर्मल इमेजेस नहीं है। दरअसल हम सिस्टम की मदद से पास्ट में जिसे भी देखते हैं वो एक्चुअल में जिंदा होता है, यानी कि इस समय क्लेयर जिंदा है अपने पास्ट के अंदर, और हम कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा करें तो वो उसे सेंस कर सकती है और उसे महसूस कर सकती है। डग तब जाकर बोलता है कि क्या हम इस सिस्टम से पास्ट में जा सकते हैं। इस बात का जवाब FBI ऑफिसर ना में दे रहे थे क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने तो सबसे पहले जानवरों को पास्ट में भेजा, पर उनकी अचानक से हार्ट बीट रुक जाती और वो पास्ट में ही मारे जाते। इसी वजह से इंसानी प्रयोग करना एकदम से प्रतिबंधित हो गया। हाँ, लेकिन हम पास्ट के अंदर कोई मैसेज भेज सकते हैं जिससे कि वहाँ का टाइमलाइन बदल सकता था। कि डग यहाँ पर उनसे बात कहता है कि 4 दिन पहले जब यह हादसा नहीं हुआ था तो मुझे एक लेटर भेजो जिसमें कि साफ साफ लिखा हो कि कुछ दिनों बाद वो हादसा होने वाला है और उस मर्डरर को पहचानने के सबूत दे दो, जिससे कि मुझे पास्ट में सारी बातें पता लगने पर मैं इन्वेस्टिगेट करके उस मर्डरर को पकड़ लूंगा। पर वो सारे ऑफिसर्स इस बात से अगेंस्ट हो गए क्योंकि पास्ट की कोई भी चीज चेंज करना उनके खिलाफ है। अगर टाइमलाइन में जरा भी डिस्टर्बेंस हुई तो काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती थी। लेकिन डग उन्हें समझाता है कि मुझे लगता है कि ये सिस्टम हमारी सोच से काफी ज्यादा काम कर सकता है और अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। डग के कई ज्यादा समझाने पर अब पूरी टीम तैयार हो गई थी उसे एक मैसेज भेजने के लिए 4 दिन पहले, यानी कि पास्ट वाले डग को, जिससे कि वो मर्डरर को पहले से ही पकड़कर उसे मार दे। जल्द से जल्द एक लेटर तैयार किया जाता है जिसके अंदर टाइम और लोकेशन दिया गया होगा और साफ साफ बताया होगा कि मर्डर कहाँ पर होने वाला है। वो सभी स्नो वाइट सिस्टम की मदद से 4 दिन पहले उस लेटर को डग के ऑफिस में और उसके डेस्क पर रख देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उस समय डग अपने ऑफिस में नहीं था और उस लेटर को किसी और ने नहीं बल्कि डग के उस फ्रेंड लैरी ने ले लिया होता है, यानी कि वो पूरा लेटर अब लैरी को मिल गया था और अब वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है। लेकिन डग को इससे बुरा नहीं लगा क्योंकि लैरी भी उसके जैसा ही काबिल है, वो भी अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उस मर्डरर को ढूंढ निकालेगा। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में डग और अपनी पूरी टीम जो वेट कर रही थी वो अब सिस्टम के ऊपर लैरी को देखने लग जाती हैं, जो कि 4 दिन पहले वाला लैरी होता है और पास्ट में मौजूद होता है। लैरी भी अब लगातार उसी लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने जाने लगा जिस तरीके की टाइमिंग उस लेटर पर लिखी होती है। वो सभी तो सिस्टम में लैरी के ऊपर नजर रखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि आखिर वो कहां पर जा रहा है। लैरी सीधा लेटर पर लिखी गई लोकेशन और टाइमिंग की तरफ चली जाता है जहां पर वो मर्डरर भी मौजूद था। लैरी तुरंत ही उस मर्डरर के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने ही जाता है। तभी उस मर्डरर ने लैरी से पहले ही उसे गोली मार दी होती है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर लैरी को अपने साथ लेकर कहीं दूर जा रहा था। जिसके बाद वो बाहर निकलकर लैरी को काफी ज्यादा मारता है और उसे पेट्रोलियम की मदद से पूरी तरीके से जला देता है, यानी कि लैरी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद वो मर्डरर लैरी की डेड बॉडी को लेकर कहीं दूर भाग रहा होता है अपनी गाड़ी की मदद से। अब यहाँ डग और बाकी सारे FBI ऑफिसर इस बात से परेशान थे क्योंकि अगर वो मर्डरर उनकी टेरिटरी से बाहर चला गया तब वो मर्डरर को नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी कि इस पूरी स्नो वाइट सिस्टम की एक टेरिटरी सेट होती थी और इस पोर्शन के अंदर के पार्ट का ही वो पूरी तरीके से पास देख सकते थे। डग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस मर्डरर को छोड़ दे, इसीलिए वो तुरंत ही स्नो वाइट सिस्टम का लोकेटर कार के ऊपर लगाता है और तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है जिससे कि सिस्टम की पोर्शन एकदम ज्यादा बढ़ जाए। वो उसी जगह पर बढ़ रहा था जहाँ 4 दिन पहले वो मर्डरर जा रहा होता है, यानी कि इससे उनका पोर्शन काफी ज्यादा बढ़ गया और वो इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी तरीके से कर पा रहे होते हैं। डग तो लगातार ट्रेवल करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर वो मर्डरर जा रहा होता है। हालांकि डग कुछ नहीं देख पाता क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में था, लेकिन उसकी पूरी टीम सिस्टम पर उस मर्डरर और लैरी को भी देख पा रही होती है। उस मर्डरर ने लैरी को बुरी तरीके से मारकर वहीं पर फेंक दिया और अपने सारे सबूत मिटा दिए। डग को जब ये खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा निराश हो गया और वापस वो अपनी कंपनी में आने लगता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उन सारे लोगों को उस मर्डरर का चेहरा मिल गया था, जिससे कि वो अपने सिस्टम से मैच करके उसके नाम और पूरे एड्रेस का पता लगा
लेते हैं। दरअसल उसका नाम कैरल था, जो कि एक यंग आदमी होता है। उसे तुरंत ही अब FBI वाले प्रेजेंट टाइम में पकड़ लेते हैं और उसे हिरासत में ले लिया गया था। बाद में पता चलता है कि कैरल मेंटली अनस्टेबल था और उसने भी पहले कई सारे एप्लीकेशन अप्लाई किए थे नेवी और मिलिट्री में जाने के लिए, लेकिन उसकी इसी मेंटल कंडीशन के कारण उसे एडमिशन नहीं दी जाती थी। तो कैरल ने इसीलिए गुस्से में आकर उन सारे नेवी ऑफिसर की बोट पर बॉम्ब लगा दिया, जिससे कि वो सारे लोग मारे गए। डग और बाकी सारे FBI ऑफिसर कैरल को हिरासत में लेकर जेल में बंद कर देते हैं और अब उसे कौन सी सजा दी जाएगी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। हालांकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन डग इस तरीके से शांत नहीं बैठता, क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पास्ट में से 12 घंटे बचे हुए होते हैं उस धमाके के होने के लिए, इसलिए डग चाहता था कि वो इस पूरे क्लिप को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे ताकि 1% भी बॉम्ब के धमाके होने के चांसेस ना हो। और वो उन सारे नेवी ऑफिसर्स को जिंदा देखना चाहता था जो अपनी फैमिली के साथ बोट में गए होते हैं। पास में उनके द्वारा लेटर भेजने के कारण लैरी की मौत पहले ही हो गई, वो भी डिफरेंट तरीके से, यानी कि वो लैरी की मौत को टाल नहीं सके। पर ये बातें डग को नहीं समझती और वो और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिद करता है। हालांकि FBI डग को ये करने की परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन डग अब इलीगली उनके एक मेंबर जिसका नाम डैनी होता है उससे कांटेक्ट करके पूछताछ कर रहा था। दरअसल डग का प्लान होता है कि वो इस बार खुद पास्ट में जाएगा और वहां से उस मर्डर के प्लान को नाकामयाब करके सारे नेवी ऑफिसर्स को बचा लेगा। डैनी भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो पूरी तरीके से प्लान करते हैं कि कैसे वो डग को पास्ट में भेजेंगे। हालांकि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जिसमें कि वो सस्पेक्ट मर जाते थे पास्ट में जाने के बाद, पर डग ने कहा था कि जब भी मेरे साथ ऐसा होगा तो तुम मुझे शॉक देकर जिंदा कर देना। सारी चीजें प्लान के हिसाब से हो रही थी और डग को पास्ट में भेज दिया गया था। डग का तो हार्ट फेलियर होने ही वाला होता है, लेकिन उसे जल्द से जल्द झटके देकर रिवाइव कर दिया गया था, जिससे कि जब डग अपनी आंखें खोलता है तो वो पास्ट में पहुंच चुका था, यानी कि 12 घंटे पहले। उसके पास एक चांस होता है कि वो सारी चीजें ठीक कर दे, इसीलिए तुरंत ही वो क्लेयर के पास चला गया जहां पर उस मर्डरर ने क्लेयर को पकड़ कर रखा होता है। वो तो उसके ऊपर गैसोलीन डालकर पूरी तरीके से मारने वाला था, लेकिन डग किसी भी तरीके से उसे बचा लेता है और क्लेयर को बाहर लेकर आ जाता है। वो मर्डरर जिसका नाम कैरल था वो भी समझ चुका होता है कि कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही कार लेकर अपने आगे के प्लान को कंप्लीट करने चला गया। डग किसी भी तरीके से क्लेयर को बचाता है और उसे उसी के घर पर लेकर आ जाता है। डग को बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी इस पूरे मुठभेड़ में, इसीलिए उसे काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। डग घर पर आने के बाद कई सारी मरम पट्टी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लेयर उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। वो तो गन लेकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम आखिर कौन हो और मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कैसे जानते हो? तुम्हें तो मेरे घर की लोकेशन के भी बारे में पता था। तब जाकर डग बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं एक FBI एजेंट हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। लेकिन क्लेयर अभी भी डग के ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी, इसीलिए डग ने क्लेयर को साफ साफ कह दिया था कि तुम मेरे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकती हो। क्लेयर ने कंफर्म करने के लिए कॉल तो कर दिया था और डग के बारे में भी पूछा, तो वो ऑफिसर बताता है कि हाँ, डग नाम का आदमी हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका हुलिया कंफर्म करने की बाद पता चला कि वही डग है और वो FBI एजेंट है, जिसके बाद क्लेयर उसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देती है। क्लेयर ने डग की मरहम पट्टी की और उसके सारे घावों को साफ किया, लेकिन यहाँ पर डग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता है। दरअसल ये पूरा सीन जो अभी क्रिएट हुआ था वैसा ही सीन उसने पहली बार देखा होता है जब वो फ्यूचर में पहली बार इस केस को देख रहा होता है, यानी कि उस स्नो व्हाइट सिस्टम के ऊपर चारों तरफ पट्टियां बिखरी हुई थी जिसमें कि उसका खून मौजूद होता है और दीवार पर लेटर्स की मदद से यू कैन सेव हर लिखा था, यानी कि डग इससे समझ जाता है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। और पूरी बात ये थी कि उस समय डग इन सारी चीजों को बचा नहीं पाया था। अगर वो बचा लेता तो आज सारे नेवी ऑफिसर जिंदा होते, यानी कि अभी भी क्लेयर की जान को कुछ भी हो सकता है और वो मर सकती है। हालांकि डग क्लेयर को पूरी बात नहीं समझाता और उसे लेकर सीधा उस मर्डरर के पास चले जाता है, यानी कि उस शिप के ऊपर जहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। डग सीधा क्लेयर को लेकर शिप के ऊपर चढ़ गया और उसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि जब भी वो मर्डरर शिप में बॉम्ब प्लांट कर देगा तो मैं उसे जाकर जल्द से जल्द डिफ्यूज भी कर दूंगा। वहीं हमें वो मर्डरर यानी कि कैरल दिखाया जाता है जिसने की बॉम्ब प्लांट कर दिया था और वो वहां से अपनी बाइक पे बैठकर जा रहा होता है। अब डग ने सीधा क्लेयर को कह दिया था कि तुम ऑफिसर के पास चले जाओ और उन्हें बता दो कि इस शिप के अंदर ब्लास्ट होने वाला है, जिससे कि वो तुम्हें कस्टडी में ले लेंगे और तुम सुरक्षित रहोगी। डग ने क्लेयर को पहली बार किस किया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। जब यहाँ पर वो मर्डरर उस जगह से जा रहा होता है तभी उसने एक पुलिस ऑफिसर यानी कि डग की कार को देख लिया था, जिससे कि वो समझ जाता है कि शिप के अंदर वो डग भी मौजूद है जो कि मेरे प्लान को बर्बाद कर सकता था। इसीलिए अब वो मर्डरर भी सीधा शिप के अंदर चला गया उसे रोकने के लिए। लेकिन क्लेयर ने जब उस
उस मर्डरर को अंदर जाते हुए देखा होता है तो वो भी उस जगह पर आ गई क्योंकि वो डग को बचाना जो चाहती थी। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जब तक क्लेयर डग के पास पहुंचती उससे पहले वहां पर मर्डरर आ गया था। उसने तो क्लेयर को गन पॉइंट पर लिया और बंदी बनाकर कार के अंदर बंद कर दिया। लेकिन डग भी उस जगह पर सही समय पे आ जाता है। दोनों के बीच यानी कि डग और उस मर्डरर में फाइटिंग होने लगी और वो गोलियां भी चलाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और डग के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। इसीलिए अब क्लेयर जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वो कार को एक्सीलेटर देके आगे बढ़ाती है जिससे कि वो मर्डरर के पैर फंस गए थे। हालांकि मर्डरर चारों तरफ गोलियां चला रहा होता है लेकिन डग ने मौका देखकर उसे गोली मार दी यानी कि वो मर्डरर मर चुका है। इस हमले के कारण सारे ऑफिसर्स एकदम अलर्ट हो गए और यहाँ डग और क्लेयर ने उन्हें बता दिया होता है कि यहाँ पर बॉम्ब है इसीलिए सभी लोग निकल जाओ। सब जल्द से जल्द बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ अब डग और क्लेयर भी कार की मदद से पानी में कूद गए थे। हालांकि डग ने क्लेयर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया था पर वो पानी के अंदर कार में वहीं का वहीं फंसा रह गया। कार में कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण अचानक वो पानी में ही ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि डग की वहीं पर मौत हो गई। क्लेयर और वो सारे नेवी ऑफिसर और उनकी फैमिली तो बच गई थी लेकिन क्लेयर काफी ज्यादा रो रही होती है डग के लिए क्योंकि वो कहीं न कहीं उससे इतने कम समय में प्यार जो करने लगी थी। क्लेयर और बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था जो उस धमाके में घायल हुए थे जिसके बाद क्लेयर एकदम मायूस सी बैठी हुई होती है। तभी उसके सामने कोई और नहीं बल्कि डग ही आता है जो कि उसके पास आकर उसे कंफर्टेबल फील करा रहा था। लेकिन इस वाले डग को कुछ भी नहीं पता होता और वो क्लेयर से एकदम नॉर्मली बात करता है। लेकिन क्लेयर को तो सब आइडिया था कि कैसे डग ने उसकी जान बचाई और अब डग उन सारे लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है जिसके बाद वो क्लेयर को भी छोड़ देता है। दरअसल ये वाला डग किसी दूसरी टाइमलाइन का था जो कि अब प्रेजेंट में आ चुका है यानी कि एक डग को रिप्लेस करके दूसरा डग अपनी जगह ले लेता है जिसकी यादें बिल्कुल भी उससे इंटरलिंक नहीं होती। और ये कॉन्सेप्ट को बताते हुए इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।